Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि IS कोड बुक फॉर अर्थक्वेक के लिए हमें किस तरह से पढ़ना है. सो फर्स्ट अभी हम देखेंगे IS 1893, राइट. सो अब IS 1893 में दैट इज क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर. इसमें पार्ट 1 है, फिर इसमें पार्ट 2, पार्ट 3 भी है. जो रिटेनिंग जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए सब है सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो मोस्टली फॉर बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको यूज करेंगे, दैट इज पार्ट 1, राइट. या सो बाकी जितने भी कोड बुक मैंने आपको समझा दिया था वो यहीं पे है, दैट इज 456 2000 इज फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड. फिर 875 में इतने पार्ट से, ओके. 875 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5. एंड एक और मिस हुआ था, दैट इज IS 800 2007. ओके, इसको भी हम लिख लेंगे. नेक्स्ट एक और कोड बुक है IS 800 2007. सो दिस इज फ्रॉम फॉर स्टील स्ट्रक्चर. जैसे भी जितने भी अपने स्टील स्ट्रक्चर्स है ना, ओके. स्टील स्ट्रक्चर जैसे ट्रस हो गया, आपके ट्रसेस जो पर्लिन्स हम बनाते, तो अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर सब डिजाइन करना है तो इन दैट केस हमें IS 800 2007 को यूज करना है. सिंस हम RCC का एक्सप्लेन कर रहे थे इसलिए मैंने वहां पे ऐड नहीं किया था, but this is also one of the very important code book which is IS 800 2007 for steel structure. Yeah. So yeah, अब इसमें जैसे मैंने समझाया यहाँ पे इसमें पार्ट है IS 1893. ओके, IS 1893 अभी जो हम देख रहे हैं इस पार्ट 1 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स है. इसमें पार्ट 2 जो है वो लिक्विड रिटेनिंग टैंक्स के लिए है. इसमें जो पार्ट 3 है वो ब्रिजेस एंड रिटेनिंग वॉल्स के लिए. और इसमें जो पार्ट 4 है दैट इज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट. या बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज करते हैं बिल्डिंग के लिए दैट इज IS 1893. दिस इज पार्ट 1. 2016 में नया कोड बुक है, आई मीन रिवाइज्ड कोड बुक है. दिस इज फॉर क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्ड लिखा है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, राइट. क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, तो यहाँ पे अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है. आपको एक बात समझना है, जब भी हम अर्थक्वेक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वी ऑलवेज मेक श्योर कि अपना स्ट्रक्चर रेजिस्टेंट हो. रेजिस्टेंट, ओके. विल राइट इट एज अर्थक्वेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट का मतलब है हम क्या चाहते हैं कि अर्थक्वेक आएगा, आने के बाद अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा तो कुछ डिफॉर्मेशन या मान लो थोड़ा सा क्रैक्स आएंगे, पर बिल्डिंग को नहीं गिरना है, तो हम उसको रेजिस्टेंस बना रहे हैं कि अर्थक्वेक के लिए हम इसको रेजिस्ट कराएंगे बस, राइट. सो दिस इज आवर इंटेंशन. और हम कभी भी अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर नहीं बनाते. अर्थक्वेक प्रूफ, इसलिए कोड में अर्थक्वेक प्रूफ नहीं लिखा है. अर्थक्वेक प्रूफ वी नेवर डू. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थक्वेक प्रूफ इज नेवर पॉसिबल, इज नेवर पॉसिबल. क्योंकि हमें पता नहीं कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कितना होगा. अभी जैसे मान लो मैक्स टू मैक्स अभी मान लो 8 रिक्टर स्केल आया होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है ना. तो हम मान लो कल कुछ 9 रिक्टर स्केल या 10 रिक्टर स्केल आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको अर्थक्वेक प्रूफ बना के रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट चला जाता है. लॉट ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड, और जो अकॉर्डिंग टू कोड बुक आपको मिनिमम डायमेंशन कॉलम का सब इतना रखना पड़ेगा. सो विच विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव, राइट. और ऊपर से मान लो हमने किया अर्थक्वेक प्रूफ और हमें पता भी नहीं कि कल अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज हार्डली साल में 1 या 2 बार अर्थक्वेक कभी आता है. तो 1 और 2 टाइम्स के लिए हम इतना पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने बिल्डिंग में. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करते हैं. अर्थक्वेक रेजिस्ट का मतलब है अर्थक्वेक जब आएगा अपने बिल्डिंग शेक होगा, थोड़ा सा क्रैक्स हो जाएंगे, पर बिल्डिंग विल नॉट कोलैप्स, राइट. अगर कोलैप्स भी हो जाएगा इट विल नॉट बी अ सडन कोलैप्स. इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब है जितना हो सकता है अपना बिल्डिंग इससे से शेक होगा एंड थोड़ा से क्रैक्स आ जाएंगे. सो दिस इज अ फिलोसॉफी बिटवीन जितने भी हम कोड बुक्स करते हैं, जैसे स्पेशली द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर कोड बुक है. दिस इज अ प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, राइट. या सो कोड बुक्स हमने देख लिया यहाँ पे. इसके बाद और भी बहुत सारे कोड बुक्स यू कैन गो थ्रू दिस, ओके. मैं यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक बार देख लेना. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोड बुक इज दिस वन, IS 13920 2016, ductile design and detailing of reinforced concrete structure subjected to seismic force. ओके, एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है. इसमें जितने ये वाला जो कोड बुक है ना IS 1893, इसमें हम किस तरह से एनालिसिस करना है अर्थक्वेक का और किस तरह से उसका डिजाइन करना है इसमें लिखा है. इसके बाद किस तरह से आपको स्टील को देना है, किस तरह से उन स्टील को डिटेलिंग करना है. डिटेलिंग के लिए इट्स कॉल्ड डक्टाइल डिजाइन, जैसे मैंने समझा आपको डक्टाइल डिटेलिंग करना है. एंड डिटेलिंग ऑफ reinforced concrete structure subject to seismic force. This is also a very important code book.
अदर देन दैट आप इन सारे कोड बुक को एक बार यू कैन गो थ्रू दैट, ओके, लाइक IS 13827 1993, that is improving earthquake resistance of the earthen buildings, improving earthquake resistance of low strength masonry buildings and so on. Yeah. अब अर्थक्वेक का क्या क्या नाम है, राइट? एपिक सेंटर क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, हर एक चीज यहाँ पे दिया गया है. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. जैसे वन इंपॉर्टेंट थिंग इज डक्टिलिटी. इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर और इट्स मेंबर टू अंडरगो large inelastic deformation, okay, inelastic deformation without significant loss of strength or stiffness. inelastic मतलब जब डिफॉर्मेशन होगा इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. तो विदाउट जब वो रीगेन नहीं करेगा इट्स ओके फॉर अस, बट उसमें सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ भी नहीं होना है और स्टिफनेस भी नहीं होना है, राइट? या इस तरह उसके सिंबल्स है कि क्या क्या सिंबल्स है ये सारी चीज, राइट? अब जब अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक के लिए हमें ये सारे कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन 0.3 इंटू अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन. तो इस तरह से हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं. जो भी आपको कॉम्बिनेशन बनाने वो यहाँ पे लिखा होता है. अगेन दिस इज यूज्ड इन ई टैब्स. जब ई टैब्स में हम इसका डिजाइन करेंगे तब हम इस कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे, ओके. और जब भी अर्थक्वेक आता है आपको बस मैं थोड़ा थोड़ा चीज यहाँ पे समझा दूंगा. अर्थक्वेक आपका एक्स, जैसे मान लो मेरा बिल्डिंग है, मान लो मेरा ये बिल्डिंग है, दिस इज माय बिल्डिंग, ओके. तो अर्थक्वेक कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? अर्थक्वेक कैन कम इन एक्स डायरेक्शन, earthquake can come in x direction, earthquake can come in y direction. इसको हम x डायरेक्शन बोलते हैं. दिस इज माई x डायरेक्शन, राइट, एंड दिस इज माई y डायरेक्शन. अब अर्थक्वेक z में भी आ सकता है. मतलब अर्थक्वेक z का मतलब है आपको बिल्डिंग को नीचे से ऊपर भी उठा सकते हैं. अब इसका मतलब x मतलब आपका बिल्डिंग इस तरह से मूव करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है ये बिल्डिंग, एक्स का मतलब है आपका बिल्डिंग क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा, इस तरफ जाएगा. वाई का मतलब है आपका बिल्डिंग इधर इस तरफ मूव होगा. एक और होता है एक्स वाई और एक और होता है जेड डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल. वर्टिकल मतलब आपको बिल्डिंग को पूरा नीचे से ऊपर इस तरह से घुमा सकता है. दैट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक इन जेड डायरेक्शन. तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने लिखा है, यू कैन सी इट हियर. डिजाइन ऑफ वर्टिकल इफेक्ट्स. Effects due to vertical earthquake shaking shall be considered when any one of the following conditions apply. That is, when the structure is located in the seismic zone 4 or 5. अब देखेंगे कि जोन 4 और 5 क्या होता है. स्ट्रक्चर हैज वर्टिकल और प्लान इरेगुलरिटीज. स्ट्रक्चर इज रेस्टेड ऑन अ सॉफ्ट सॉइल. जब हम ब्रिजेस को डिजाइन करेंगे, ऑफ कोर्स ब्रिजेस क्योंकि ऊपर नीचे चला जाता है, राइट, तो इसीलिए हमें वहां पे वर्टिकल मोशन में भी हमें अर्थक्वेक को कंसिडर करना है. when the structure has a long span and structure is long horizontal overhangs of the structural members of the subsystem. इन 5-6 केसों में हमें क्या करना है, अर्थक्वेक जो वर्टिकल इफेक्ट आता है, ये अदरवाइज हम यूजुअली अर्थक्वेक इन एक्स और अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन कंसीडर करते हैं. तो अर्थक्वेक इन जेड को अगर कंसीडर करना है तब ये सारे क्राइटेरिया में सेटिस्फाई करना है. अगर जोन 4 या जोन 5 में है या ब्रिजेस को अगर आप डिजाइन करोगे, इन दैट केस विल कंसीडर ऑल दोस थिंग्स, राइट. या नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सेस्मिक जोन. देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेस्मिक जोन. तो इसको हम एक बार हाईलाइट करेंगे. या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सो यूजुअली जो इंडिया में जो जोन डिवाइड किया है, हमारे पास टोटल 4 जोन थे. दैट इज जोन 2, फिर आते हैं जोन 3, फिर आते हैं जोन 4, फिर आते हैं जोन 5. तो 1 और 2 को दोनों को मर्ज करके हमने जोन 2 बनाया. अदरवाइज ये वाला जो कोड बुक है अपने पास, दैट इज IS 1893 1893, ये 2016 में रिवाइज किया गया था. तब ये चेंजेस हमने किया था. और इससे पहले जैसे 1893 2002 में जब एक कोड बुक था, ओके, बिफोर दैट अप टू 2015 14 या 2002 में जब इसको रिवाइज किया गया था, वो किया गया था भुज अर्थक्वेक के बाद. जैसे गुजरात में भुज अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद इस कोड बुक को रिवाइज किया गया था, ओके. तो तब क्या होता था, तब जोन वन जोन 1 फिर जोन 2, ओके, और जोन 3 सब कुछ था. उसके बाद हमने इसको रिवाइज किया था, ओके. दैट इज आफ्टर दैट वी रिवाइज्ड इट. तो 2002 से ही क्या हुआ, हमने 1 और 2 को हमने मर्ज कर दिया था. 2002 से पहले क्या हुआ करता था, जोन 1 जोन 2 जोन 3 यूज्ड टू बी देयर. बट फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स हमने जब रिवाइज किया गया था इस कोड बुक को, तो हमने 1 और 2 को हमने मर्ज किया था, राइट. या अब इसके जोन्स के कुछ वैल्यूज होते हैं. जैसे जेड इसका ग्राउंड एक्सिलरेशन होता है. जैसे जेड होता है जोन 2 के लिए 0.10, जोन 3 के लिए 0.16, जोन 4 के लिए 0.24 और जोन 5 के लिए 0.36, राइट. या अब इसका क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होगा जब हम डिजाइन करेंगे ई टैप्स में.
हमें डिसाइड करना है कि अपने जोन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अभी हमने तो जोन्स देख लिया कि जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। अब अपने सिटी कौन सा जोन में आएगा उसके लिए फिर से जैसे हमने विंड में देखा था, इसीलिए इन द सेम वे सेस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया है, ये सारे सेस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया है। तो अगर जितने भी ब्लू कलर के हैं ना, ये सारे आपके जोन 2 में आएंगे। जितने भी ये वाला आपका येलो कलर में दैट इज जोन 3, जितने भी आपके ग्रीन कलर है दैट इज जोन 4, एंड जोन 5 इज ये ऑरेंज कलर। जोन 5 का मतलब है वहां पे जो अर्थक्वेक होता है उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुजरात का एरिया जो भुज एरिया है, जैसे यहाँ पे देखो दिस इज भुज एरिया, यहाँ पे जोन 5 है, तो ये वाला जोन 5। और जितने भी आपके बिहार के नेपाल के बॉर्डर में जितना भी एरिया है दिस इज दरभंगा एरिया, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर में है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होते हैं, तो यहाँ पे भी मेरा जोन 5 है। फिर जितने भी अपने नॉर्थ ईस्ट के रीजन है जैसे गुवाहाटी, शिलोंग, कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल, ये सारे अपने जोन 5 में है, राइट। इसके साथ साथ जैसे श्रीनगर की इतना जो एरिया है यहाँ पे, ओके, ये भी जोन 5 है। फिर यही वाला जो जोन है वो भी जोन 5 में है। और जिसने भी देहरादून में भी यहाँ पे इतने जो पोर्शन है दिस इज जोन 5। यहाँ पे अर्थक्वेक जब होगा तो इसका जो इंटेंसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है, और वहाँ पे कोलैप्स होने का, स्ट्रक्चर कोलैप्स होने का चांसेस, और फ्रॉम लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए दिस इज जोन 5। इसके बाद नेक्स्ट जोन आता है दैट इज जोन 4। ओके, जोन 5 से थोड़ा सा कम है, जैसे जोन 4 होगा जितने भी अपने नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, ओके, जितने भी जम्मू कश्मीर, दिल्ली से लेके जितने भी पार्ट है ना, ये सारे यहाँ से यहाँ तक जितने भी पार्ट है, पटना से लेके इवन सम पार्ट ऑफ दरभंगा, तो गैंगटॉक, सभी ये सारे मेरे जोन 4 है। और थोड़ा इतना है, जैसे गुजरात जितने भी पार्ट है, जैसे गांधीनगर, ये सारे चीज आपके जोन 4 में है। और इवन सम पार्ट ऑफ दिस, ओके, मुंबई के सम पार्ट ऑफ दिस जितने भी पार्ट है दिस इज ऑल्सो जोन 4 फॉर अस। फिर इसके बाद आते हैं जोन 3 जो येलो पोर्शन में जितने भी है, बैंगलोर सब है, जैसे एंटायर कर्नाटका और ये सारे आपके इतने रीजन जो है, राइट, जो केरला एंड ऑल, दिस इज जोन 3। और इतना जो पोर्शन है कानपुर, फिर लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, ये सारी चीज अपने जोन 3 में है। एंड द सेफेस्ट जोन इज जोन 2, जितने भी सेंटर पोर्शन है, ओके, जैसे औरंगाबाद, हैदराबाद, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, बैंगलोर, फिर रायपुर, भिलाई ओडिशा, राउरकेला, जितने भी पोर्शन है, राउरकेला, अरे ओडिशा के पोर्शन जितने भी, ये सारे मेरे जोन 2 है। तो यहाँ पे जब अर्थक्वेक आएगा उतना इंटेंसिटी नहीं रहेगा। तो दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड। अब इसका मैंने ग्राफ में दिखाया, सेम चीज आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हो, जैसे आपने विंड के लिए देखा था, राइट। Yeah. So you can see it here. List of some towns with population more than 3 lakh as per census 2011 and other seismic zone factor. For example, अगर दिल्ली लेना है, then Delhi is here. So दिल्ली का जोन होता है 4th जोन में है, तो 0.24 उसका पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन है, दैट इज 0.24। इन द सेम वे चेन्नई इट इज जोन 3, चित्रदुर्गा जोन 2, फिर कटक आपका जोन 3 में आएगा, अमृतसर इज जोन 4, एंड जो बिहार का रीजन होगा दैट विल कम इन जोन 5, जैसे भुज है दिस इज जोन 5। अब जोन 5 का वैल्यू कितना है, 0.36 है। इम्पाल भी जोन 5 में आएगा। इस तरह से हर एक सिटी का यहाँ पे दिया गया है, राइट। अब इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या, मान लो मुझे भुज में एक घर बनाना है, जैसे लेट अस कंसीडर भुज में मुझे घर बना है, तो भुज में क्या है, अर्थक्वेक जोन कितना है, जोन 5 है, तो वैल्यू 0.36 है। अगर मान लो मुझे ए बिल्डिंग अगर भुज में बनाना है, देन ऑफ कोर्स अर्थक्वेक को मुझे कंसीडर करना है, तो हम डिफाइन में जाएंगे, हम जाएंगे लोड पैटर्न्स में। एंड ईयर ऑलरेडी हमने अर्थक्वेक को डिफाइन किया, पर अर्थक्वेक में जैसे मैंने समझाया, अर्थक्वेक इन एक्स एंड अर्थक्वेक इन वाई हमें कंसिडर करना है। फर्स्ट विल कंसिडर अर्थक्वेक इन एक्स, तो यहाँ पे होगा सिस्मिक होगा। फिर यहाँ पे अपने कोड बुक हम नया वाला लेंगे, IS 1893 2016, और इसको हम करेंगे मॉडिफाई लोड। हो गया, अब अर्थक्वेक इन एक्स हो गया। फिर इस पे क्लिक करके हम इसमें मॉडिफाई लैटरल लोड। अब यहाँ पे वो पूछेगा आपको हर एक क्वेश्चन, जैसे आप देखो यहाँ पे सेस्मिक जोन फैक्टर क्या है आपका, 0.1, 0.16, 0.24, 0.36, तो 0.636 होगा क्योंकि जोन 5 में है, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर साइट टाइप में 3 ऑप्शंस होते हैं, साइट 1, साइट 2 एंड साइट 3। ये आपका सॉफ्ट सॉइल है, मीडियम सॉइल है, फिर आपका हार्ड सॉइल है। तो इसके लिए फिर से कोड बुक में आपको देखना है कि आपका सॉइल कौन सा है। अब उसके लिए जियोटेक कंसल्टेंट आपको एक रिपोर्ट देगा कि आपका सॉइल कौन सा टाइप के अंडर आता है, सो दैट विल बी गिवन बाय जियोटेक कंसल्टेंट। अदरवाइज आपको टाइप ऑफ सॉइल अगर देखना है, तो यहाँ पे लिखा होता है कि टाइप ऑफ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइप ऑफ सॉइल टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। मैंने उल्टा बोल दिया, जैसे टाइप 1 होता है रॉक और हार्ड सॉइल, टाइप 2 इज मीडियम सॉइल,
और टाइप 3 मतलब सॉफ्ट सॉइल, राइट। तो इसका मतलब है अगर हार्ड सॉइल होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि जब भी हार्ड सॉइल रहेगा तो क्या होगा, जो अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं वो आपके ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, क्योंकि सॉइल हार्ड है आपका। अगर मीडियम सॉइल है देन इट इज ओके, अगर सॉफ्ट सॉइल है मतलब तो जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब इसका मतलब है जल्दी शेकिंग होगा एंड इट विल बी फॉर मोर नंबर ऑफ टाइम, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल्स फॉर डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन नेट बेरिंग प्रेशर। तो यहाँ पे एक और सॉइल टाइप सब दिया है, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इस तरह से आपको टाइप ऑफ द सॉइल इज गिवन, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स, ये जो रिपोर्ट होगा किस तरह से सॉइल रहेगा आपका, ये सारी चीज आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट देगा। ओके, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट आपको देगा कि क्या सॉइल का टाइप है आपका। बेस्ड ऑन दैट हम सारे कैलकुलेशंस को करेंगे। या तो हम यहाँ पे मान लो साइट, अब फिर यहाँ पे आएगा नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस फैक्टर, जैसे हमने विंड में इंपॉर्टेंस फैक्टर देखा था, इसी तरह से अर्थक्वेक डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है, विल सी दैट। जैसे यहाँ पे तो टेबल 8 इज इंपॉर्टेंस फैक्टर, यहाँ पे भी सेम है, जैसे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल गवर्नेंस बिल्डिंग, स्कूल, सिग्नेचर बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट बिल्डिंग, लाइफलाइन एंड इमरजेंसी बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, टेलीफोन, टेलीविजन स्टेशन बिल्डिंग्स, रेडियो स्टेशन बिल्डिंग्स, बस स्टेशन, मेट्रो रेल बिल्डिंग्स, मेट्रो रेल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, फूड स्टोरेज बिल्डिंग, फ्यूल स्टेशन, पावर स्टेशन, जितने भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वहां पे हम इंपॉर्टेंस फैक्टर 1.5 लेंगे। इसका मतलब है हम जितने भी अर्थक्वेक लोड आएगा उसको हम 50% ज्यादा मान के चलेंगे, राइट, टू बी ऑन द मोर सेफर साइड। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें 200 से ज्यादा लोग रहते हैं उस बिल्डिंग में, तो आपको 1.2 लेना है। एक्चुअली ओल्ड कोड बुक में बस 1.5 और 1 दिया गया था, पर 2016 में इन्होंने इसका रिवीजन किया और यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज 1.2। अगर नॉर्मल घर सब बनाओगे, जैसे दिल्ली में एक छोटा सा G+1 बना रहे हो आप, तो दिल्ली जोन 4 में आएगा तो अर्थक्वेक आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऑल अदर बिल्डिंग इट इज 1.0। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे इंपॉर्टेंस फैक्टर है। सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंस फैक्टर यहाँ पे डायरेक्टली आपको इनपुट करना है। अगर आप इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाओगे विल इनपुट इट एज 1.5। अगर आप कमर्शियल बनाओगे जिसमें ऑक्यूपेंसी 200 से ज्यादा है तो 1.2 लेंगे। अगर नॉर्मल घर बना रहे हो तो 1.0 लेंगे, राइट। या फिर इसके बाद आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दूंगा कि व्हाट इज दैट। अब टाइम पीरियड के लिए फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इस कोड बुक में, जैसे यहाँ पे सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलास है। जैसे ऑल अदर बिल्डिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इस फॉर्मूला का यूज करना है, दैट इज TA इज इक्वल टू टाइम पीरियड 0.09H डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D। H इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, D आपका बेस डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग है। बेस डायमेंशन का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा बिल्डिंग है, अगर दिस इज माय बिल्डिंग, तो अगर अर्थक्वेक यहाँ से आ रहा है, इफ अर्थक्वेक इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा बेस ऑफ द बिल्डिंग ये वाला होगा, दिस विल बी माय बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो अर्थक्वेक यहाँ पे होगा ना, या सो दिस विल बिकम माई बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज बेस ऑफ द बिल्डिंग, ओके। ये जो डिस्टेंस होगा उसको हमें कंसिडर करना है। तो जब हम मेरा अर्थक्वेक इन X होगा, फिर इसी तरह से अर्थक्वेक इन Y भी होगा, आपका अर्थक्वेक इधर से भी आएगा। जब अर्थक्वेक आपका इस डायरेक्शन से आएगा तब मुझे क्या करना है, बेस ऑफ द बिल्डिंग आई शुड टेक फ्रॉम दिस साइड। ये जो डायमेंशन होगा, ये जो डायमेंशन इस तरफ होगा, इसको हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे लिखा है बेस डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट द प्लिंथ लेवल अलोंग द कंसिडर्ड डायरेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक शेकिंग इन मीटर। अलोंग द कंसिडर मतलब अगर एक्स यहाँ से आ रहे हैं तो हमें इस डायरेक्शन को कंसिडर करना है, अगर अर्थक्वेक यहाँ से आएगा तो हमें इस डायरेक्शन को कंसिडर करना है। तो इसीलिए जब हम डिफाइन करते हैं ई टैब्स में, हम दोनों चीजों को करेंगे। हम एक्स को एक बार करेंगे, जैसे यहाँ पे डिफाइन लोड पैटर्न्स, सो विल कंसिडर EQ in X in the same way EQ in Y direction, ओके। और Z भी कंसिडर करेंगे, अगर 5 वो कंडीशन जो हमने देखा था अगर वो सेटिस्फाई करेंगे देन विल टेक बोथ, सो अर्थक्वेक इन X डायरेक्शन एंड अर्थक्वेक इन Y डायरेक्शन। तो इस तरह से हमें कंसिडर करना होता है एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, या राइट। सो ऑल अदर बिल्डिंग्स हो गया। इसी तरह से अगर आप स्टील स्ट्रक्चर्स बेर MRF बनाओगे दैट विदाउट एनी मैसनरी इनफिल्स, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं आपके जितने भी IT सेंटर्स है वहां पे हम ब्रिक वर्क यूज नहीं करते, ग्लास का फसाड सब लगा के उसको करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज बेर MRF बिल्डिंग्स विदाउट एनी मैसनरी इनफिल्स। तब इन दैट केस आपको ये 3 फॉर्मूले में आपको चूज करना है, ओके। अगर आप स्टील का कंपोजिट बनाओगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर स्टील MRF बना रहे हो तो इसको यूज करना पड़ेगा। अगर आप RC का जैसे रिनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर का बना रहे हो
तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, राइट। एंड फिर जब शेयर वॉल सब आएगा, स्ट्रक्चरल वॉल्स, तब आपको इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चरल वॉल, शेयर वॉल का मतलब है ये जो वॉल आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, सो दिस वॉल इज कॉल्ड एज शेयर वॉल, राइट। ये जो वॉल आपको दिख रहा है यूजुअली जहाँ पे लिफ्ट लिफ्ट होता है, जैसे ये वाला लिफ्ट है, तो लिफ्ट के इन तीन को हम इस तरह से एक वॉल बना देंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज आपका शेयर वॉल, सो दैट इट विल हेल्प इन अर्थक्वेक। जब आएगा ये, इसमें इतना स्टिफनेस रहेगा कि आपको बिल्डिंग को ज्यादा शेक होने को नहीं देगा, तो ये दिस विल ब्रिंग अ स्टिफनेस इन योर बिल्डिंग। तो इस स्टिफनेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम शेयर वॉल को लगा देते हैं, राइट। या तो अगर आप शेयर वॉल यूज करोगे तो आपको टोटल एरिया देखना पड़ेगा, कितने एरिया का शेयर वॉल है। अगर वो 20% से ज्यादा है तो इन दैट केस आपको इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, राइट। या सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो डन। इस तरह से इसमें बहुत सारी चीजें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। या फिर इन चीजों को हमने देख लिया, अलग अलग जोन्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट जोन्स वी हैव टू टेक इट। इंपॉर्टेंट फार्मूलास, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलास यहाँ पे होता है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला। जो भी आपका द डिजाइन horizontal seismic coefficient AH for a structure shall be determined by this formula. AH is equal to Z by 2 SA by G R upon I। और Z आपका सेस्मिक जोन है, जैसे जोन 2 3 4 5 जो भी जोन होगा उसको डिवाइड बाई 2 करना है। SA by G आपका इस ग्राफ से आपको पता चलेगा, SA by G, ओके, फॉर हार्ड रॉक, फॉर मीडियम एंड फॉर सॉइल, ये इक्विवेलेंट स्टैटिक कंडीशन, ये रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कंडीशन के लिए। और फिर R इज योर रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, आई इज अ इम्पोर्टेंस फैक्टर। तो इस तरह से आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा, मतलब मैन्युअली अगर आपको करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको बस यहाँ पे इनपुट देना होता है। जैसे डिफाइन में हम जाएंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर का हेल्प लोगे तो देन डायरेक्टली डिफाइन लोड पैटर्न्स, और यहाँ पे इस तरह से इनपुट करना है, और इसके बाद एक बार एनालिसिस करोगे तो स्ट्रक्चर अपने आप ये सारे वैल्यू खुद कैलकुलेट कर लेगा, राइट। क्योंकि इसके इसके अंदर इस तरह से इनबिल्ट है कि दैट इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। तो यहाँ पे है एक्स डायरेक्शन, एक्सेंट्रिसिटी, जोन फैक्टर आपने दिया, हर एक चीज। अगर वो यूजर डिफाइंड सब है, यहाँ से हमें इनपुट करना है। जैसे फॉर्मूला जो है अभी देखो 0.075 है, ये 0.075 कहाँ से मिला, जो हमने फॉर्मूला अभी हमको जो हमने फॉर्मूला देखा था, सेम चीज, फ्रॉम फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट इट। या जोन फैक्टर इज डन। एंड फिर इसके बाद या एक और चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फोर मेन डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग। जब भी आप अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाओगे, उसमें चार जो पिलर होते हैं, चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इज रोबोट स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, एटलीस्ट अ मिनिमम इलास्टिक लैटरल स्टिफनेस, एटलीस्ट अ मिनिमम लैटरल स्ट्रेंथ, एंड एडुकेट डक्टिलिटी। जितना हो सकता है आपके बिल्डिंग डक्टाइल होना चाहिए। जब अर्थक्वेक आएगा तब क्या होना चाहिए, आपका बिल्डिंग जितना शेक हो सकता है शेक होना है, उसको स्टिफ नहीं रहना है, इट शुड नॉट बी स्टिफ। अगर स्टिफ होगा तो क्या होगा, ज्यादा लोड को रेसिस्ट करेगा तो ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा होता है, राइट। अगर वो स्वे करेगा, स्वे कर लेगा, तो इसका मतलब है उसमें इनफ डक्टिलिटी है, सो दैट देयर वोंट बी एनी major collapse in your building. So this is a main philosophy or a principle of earthquake resistant structures.